सो गाइज वी लॉस्ट द मैच ऑब्वियसली। बहुत बड़ा गेम था, एल क्लासिको 6 पॉइंटर गेम था। उसमें मैच से पहले बहुत सारी सिट टॉकिंग हुई। लामिन जमाल ने ऑब्वियसली बहुत बड़ा कांड किया, उसके बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि सब लोग उसी के बारे में सुनना चाहते हैं। लामिन जमाल के लिए बारे में क्या ओपिनियन है उसके बारे में मैं थोड़ी देर बात करूँ, क्योंकि दैट वाज नॉट द ओनली रीजन वी लॉस्ट द गेम। गेम के बारे में बात करना जरूरी है, क्यों हमने मैच हारा, किस तरीके से हमने स्ट्रगल किया, उस गेम के बारे में ज़्यादा बात करना जरूरी है। देखो स्कोर लाइन ऐसा है, 2-1 की स्कोर लाइन से हम हारे हैं। बहुत बहुत बड़ा कुछ स्कोर लाइन नहीं था कि हम उनके होम पे जाके अवे गेम में 2-1 हार गए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास अटैकर्स नहीं थे और मतलब जीरो सब्स्टिट्यूटर्स थे जो आके गेम को चेंज कर सकते। बार्सिलोना में थे ही नहीं, तो वो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो गेम हमने खेला है 2-1, दैट्स नॉट ए वेरी ह्यूमिलेशन विक्ट्री और उस टाइप का विक्ट्री, मतलब डिफीट नहीं था। मैच हमने देखो कहाँ पे लैग किया, क्लियरली दिख रहा था आपको कि मद्रिद और बारसा के डिफेंस में जमीन और आसमान का फर्क है, लिटरली जमीन और आसमान का फर्क है। जो गोल हमने हमने स्कोर किया मद्रिद के अगेंस्ट, जो कि हमने ऑलरेडी हमें हमें दो चार चांसेस और भी ज़्यादा अच्छे से मिले थे। हमारा मिडफील्ड बहुत अच्छा था। आर्दा गुलर का मिस्टेक था जो हमने गोल स्कोर किया, उस वजह से हमने गोल भी स्कोर किया, बहुत बढ़िया एक मूव था वो। उसके अलावा फर्स्ट हाफ में हमें ज़्यादा कुछ चांसेस मिले नहीं थे और हमने क्रिएट किया नहीं था, क्योंकि हमारे जो अटैकर्स है लामिन जमाल स्पेशली, उनका गेम बहुत ख़राब जा रहा था। अब जो भी बात कही उन्होंने ऑफ द फील्ड, वो चीज़ें काम यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर पाए ऑन द फील्ड। इस वजह से हमारा गेम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। हमारा अटैक बहुत ही ख़राब था, ऑलरेडी वी ऑल नो दैट। क्योंकि देखो डिफरेंस क्या रहा था मद्रिद और बारसा में। बारसा का जो अटैक था, विनीसियस का गेम भी मतलब मैं बोलूँगा ठीक ठाक ही था। जो उन्होंने क्रॉस भी डाला था जिसकी वजह से गोल भी मिला उनको, सेकंड वाला गोल वो भी बेहतरीन मूव था विनीसियस की तरफ से। विनीसियस का गेम भी ठीक ठाक था। हमारा बेस्ट अटैकर पता है कौन था? मार्कस रैशफोर्ड, जो कि आधे क्लब्स ने रिजेक्ट कर दिया। ऑल्दो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मार्कस रैशफोर्ड इज प्लेइंग ब्रिलियंट फुटबॉल। आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विथ दैट प्लेयर। मैं चाहूँगा मार्कस रैशफोर्ड को हम साइन करें परमानेंटली, बट मार्कस रैशफोर्ड अगर आपका बेस्ट प्लेयर है तो आपको ये समझना पड़ेगा आपके जो अदर अटैकर्स ने उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फेरान टोरेस उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फेरान टोरेस तो बहुत ज़्यादा गेम खराब खेला। लामिन जमाल बेकार गेम। प्रॉब्लम यह आ गई कि हमने जब देखा इन प्लेयर्स के साथ हमारा टीम काम नहीं कर रहा, सेकेंड हाफ पे हमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो चेंजेस अवेलेबल नहीं थे बेंच पे। कल रफीनिया होता, हम कुछ और बात कर रहे होते, हारते जीतते वो अलग बात है। रफीनिया होता, मुझे पर्सनली लगता है हम मद्रिद को हरा सकते हैं रफीनिया के साथ, विद रॉबर्ट लेवेंडोस्की ये सब प्लेयर्स रहते तो। और एक बड़ा जो मिस था हमारा डिफेंस, मुझे नहीं पता किस लिए रोनाल्ड अराउहो को स्टार्ट नहीं मिल रहा। एरिक गार्सिया कुबारसी, मुझे पता है ये दोनों क्यों स्टार्ट करे, ये बस ऑफसाइड ट्रैप को अच्छे से समझते हैं रोनाल्ड अराउहो से बेटर, और इनकी पासिंग रेंज रोनाल्ड अराउहो से बेटर है आई थिंक। और इसीलिए यही बस रीजन हो सकता है कि रोनाल्ड अराउहो से अहेड एरिक गार्सिया सेंटर बैक पोजीशन पे स्टार्ट कर रहा है। अदरवाइज मुझे कोई और रीजन नहीं दिखता कि रोनाल्ड अराउहो क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा। रोनाल्ड अराउहो जब सेंटर बैक पोजीशन पे जब सब्स्टिट्यूट होकर आए थे कल के गेम पे, आपने नोटिस किया होगा जब भी काउंटर अटैक बन रहे थे, मैं थोड़ा आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते, क्योंकि रोनाल्ड अराउहो के पास वो पेस है एम्बापे को एटलीस्ट कैच करने के लिए, वो एटलीस्ट टैकल्स मार सकता है एम्बापे के पास। हाँ आई नो रोनाल्ड अराउहो बहुत गलतियां करता है, वो टैकल्स, उसकी टैकल्स हमेशा इनिगो मार्टिनेज की तरह परफेक्ट नहीं होती है, इसीलिए वो रेड कार्ड खाता है, बहुत सारी गालियां खाता है बार्सिलोना फैन बेस की तरफ से। बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो इसी चीज़ में स्पेशलिस्ट है। अगर उसी चीज़ में अगर आप उसको ट्राई नहीं करवाओगे तो और किस में ट्राई कराओगे? उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही वही है। अब जो मिस्टेक्स उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से हो रही है, अब उस मिस्टेक्स को सुधारो, ना कि उस पूरे प्लेयर को ही बेंच कर दो। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। रोनाल्ड अराउहो मतलब कॉर्नर्स डिफेंड करने में बहुत शातिर है, क्योंकि उसके पास वो एरियल थ्रेट है, वो एरियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास पेस है, वो कैच कर सकता है पेसी प्लेयर जैसे विनीसियस, एम्बापे को। उसके पास वो टैकलिंग एबिलिटी है, जो कि टैकल्स मारा है उसने कल लास्ट में आके, तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। एरिक गार्सिया और कुबारसी जब भी स्टार्ट करता है तो एक डिफेंस में जो डिफरेंस था ना मद्रिद और बारसा में, बहुत जमीन आसमान का फर्क था। और ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम ड्रॉ भी कर सकते थे और मद्रिद को कल एक और 2 गोल मारना भी चाहिए था। मतलब उनके फैंस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो उन्होंने चांसेस मिस किए हैं। वो उस कल के गेम पे 3 या फिर 4 गोल तक भी मार सकते थे। सेम हमारे लिए भी है, हम गेम को ड्रॉ भी कर सकते थे। कुंडे वाला चांस कितना
ही चांस था, आपको एक टैप इन जैसा मारना था। उसके बाद फर्मिन लोपेज को 3 चांसेस मिले थे, उन्होंने एक टैप एक अच्छा मतलब उसको अच्छा ही गोल मानूंगा मैं, एक बेहतरीन गोल स्कोर किया। उसके बाद 2 चांसेस जो कि फर्मिन लोपेज आसानी से एक अच्छी डिसीजन मेकिंग के साथ या तो खुद से फिनिश कर सकते थे या फिर अपने टीममेट्स को पासिंग कर सकते थे, बट उन्होंने किया ही नहीं। वो मुझे लगता है ये चीज़ें हम सुधार कर सकते हैं। छोड़ो ये, तो ये देखो, ये जो 1-2 चांसेस हमने मिस किया बार्सिलोना, ये लगभग हर एक गेम पे होता है। हम इनके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं, क्योंकि मतलब आप अगर एक गेम खेलते हो ना, 5 चांसेस क्रिएट करते हो, उनमें से आप 2-3 मिस कर ही देते हो। स्पेशली जब आपके पास फेरन टोरेस स्टार्ट कर रहा होता है, तो फेरन टोरेस जैसे प्लेयर स्टार्ट करे तो आपको उसको पास भी देने का मन नहीं करता। आई एग्री ऑन दैट। अदरवाइज अगर बार्सिलोना में कमियां की बात करूं, मेरे हिसाब से मिडफील्ड हमने जो किया मतलब उतना खास खराब काम किया नहीं। पेड्री का गेम थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग, मैं बोलूँगा नहीं खराब गेम था पेड्री का गेम फ्रस्ट्रेटिंग गेम था। एक ही बंदा बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। वो डीप आके बॉल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो गेम को चलाने की कोशिश कर रहा था, और वो सामने जाके एक नंबर 10 का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम होता है वो भी खुद पेड्री करना चाह रहा था, क्योंकि फर्मिन लोपेज से वो होता नहीं है और डैनी ओल्मो था भी नहीं। तो फिर पेड्री पहली बात तो गेम में फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। पहला वाला येलो कार्ड वो तो मुझे लगता है टैक्टिकल फाउल था, ऑब्वियसली वो रोकना ही था, उसने रोका, टैक्टिकल फाउल था। लास्ट में फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने टैकल मार दिया, सिंपल एज दैट, रेड कार्ड मिला पेड्री को। नेक्स्ट गेम मिस करेगा। आई होप कि हम नेक्स्ट गेम बिना पेड्री के मैच जीत जाए। बट इस गेम की मतलब मैं बात करूं, देखो यार, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो जब अटैकर्स वापस आएंगे, राफिनिया, लेवेंडोस्की, स्पेशली राफिनिया, ही वाज द बेस्ट प्लेयर लास्ट सीजन। आप कुछ भी बोलो, ही वाज द बेस्ट प्लेयर। आपके अगर लास्ट सीजन का बेस्ट प्लेयर मिस कर रहा है मैचेस, इतने बड़े बड़े गेम्स, पीएसजी वाला गेम राफिनिया ने नहीं खेला, क्लासिको मिस किया, इतने बड़े बड़े जब गेम्स मिस करता है आपका बेस्ट प्लेयर, तो आपको उस प्लेयर की कमी तो क्या मतलब दिखेगा ही ना। तो सिंपल है, वो आएगा। उसके बाद जॉन गार्सिया, देखो सेजनी ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत बहुत बेहतरीन गेम खेला कल का मैच, पेनल्टी सेव किया। उसके बाद एक और सेव था जो कि नियर पोस्ट पे था, उसने सेव किया था। बहुत बेहतरीन गेम था, बट डिस्ट्रीब्यूशन सेजनी से नहीं होता ना। आप शॉर्ट स्टॉपिंग सेजनी कर लेता है, टेस्ट से बेहतर कर लेता है ऑब्वियसली, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन सेजनी से नहीं होता, जहाँ पे हमारा गेम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि बार्सिलोना जैसी टीम जो कि बैक से बिल्ड करने की कोशिश करता है, और देखो बार्सिलोना बैक से बिल्ड करते हैं, आई नो कि उनके जो डिफेंडर्स होते हैं, जो सेंटर बैक्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है गेम को चलाने में। और देखो हर वक्त हर एक अटैक बार्सिलोना अपने डिफेंडर से स्टार्ट नहीं करना है ना। आपका गोलकीपर जो है, उनके लॉन्ग बॉल्स भी इफेक्टिव होने जरूरी है, क्योंकि वहां से भी काउंटर अटैक्स बनते हैं, जो कि सेजनी से नहीं होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जो कि जॉन गार्सिया बहुत ज्यादा परफेक्ट है, इवन टेर स्टेगन भी वो चीज कर सकता है, बट जॉन गार्सिया इज परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। वो शॉर्ट स्टॉपिंग में भी बहुत बेहतरीन है, और बहुत ज्यादा मिस किया हमने जॉन गार्सिया को पिछले कुछ मैचेस में। पीएसजी वाला गेम भी हमने मिस किया बहुत ज़्यादा जॉन गार्सिया को। तो मुझे लगता है कुछ प्लेयर्स आ जाएंगे तो बार्सिलोना का गेम थोड़ा सा मतलब बेहतर हो जाएगा, बट स्टिल डिफेंस में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुंडे का आई डोंट नो क्या हो गया। लास्ट सीजन इतना बेहतरीन सीजन जा रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में मैं कुंडे के बारे में बात किया था। कुंडे का गेम खराब जा रहा है, लगातार गेम्स खराब जा रहा है कुंडे के। बाल्डे का भी गेम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं जा रहा था। जैसे बाल्डे लास्ट सीजन क्या था, बाल्डे अगर बॉल रिसीव करता था सेंटर बैक्स की उस पोजीशन से, कुबासी से या फिर इनिगो मार्टिनेज से, वो 1-2-3 प्लेयर्स को एक साथ रिवील करके, वो जो राफिनिया, लेवेंडोस्की जो सेंट्रल पोजीशन होल्ड करती है, फिर पेड्री थोड़ा अटैकिंग मूवमेंट्स पे होता है, बाल्डे वो पासेस निकाल पाता था, वो 2-3 प्लेयर्स को ड्रिबल करके जाता था। बट बाल्डे इस सीजन वो चीज़ नहीं कर पा रहा, और मतलब पूरा बैकलाइन ही प्रॉब्लम बनी हुई है। आई नो कि कुंडे और बाल्डे को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बस एक ही चीज़ रखना है कि उनको खुद का परफॉर्मेंस, खुद का फॉर्म इंप्रूव करना है, अदरवाइज उनको तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। बट हमारे जो सेंटर बैक है उनका देखना पड़ेगा। आई डोंट नो, कुबार्सी का गेम भी खराब आ रहा है, और एरिक गार्सिया इज नॉट द गाय फॉर बार्सिलोना कि वो सेंटर बैक पे स्टार्ट करे इन क्लासिको जैसे गेम्स पे। अब अगर एरिक गार्सिया को इतना ही ज़्यादा मौका दे रहे हो, तो क्या आपका ये भी प्लान है कि अब अगर बाई चांस मैं हाइपोथेटिकल में सोचो कि बार्सिलोना चैंपियंस लीग में फाइनल पे जाती है, क्या एरिक गार्सिया स्टार्ट करेगा सेंटर बैक? क्या आपको भरोसा है एरिक गार्सिया सेंटर बैक पे एक यूसीएल फाइनल पे संभाल पाएगा टीम को? नहीं ना।
तो आइदर बार्सिलोना को आरोहो पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, क्रिस्टियनसन पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, उनको रेगुलर स्टार्ट देना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही मिस्टेक करे, कितना ही कुछ करे, उनको उन मिस्टेक्स को सुधारना पड़ेगा, ना कि उनको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। या तो आप जनवरी ट्रांसफर विंडो पे सेंटर बैक लेके आओ, सिंपल एज दैट। अदरवाइज देखो, और मैं बात कर लेता हूँ लामिन जमाल के ऊपर बहुत, क्योंकि बहुत लोग अभी मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे बस लामिन जमाल के ऊपर पड़े हैं। देखो, एक बंदा है सिट टॉकिंग करता है, जो कि एल क्लासिको में पहली बार नहीं है। हाँ, जो लाइमलाइट पे होने वाला बंदा है वो लामिन जमाल पहला बंदा है जिसने इस तरीके की बातें की हैं, क्योंकि लाइमलाइट पे पहले भी जो प्लेयर्स रहे हैं, जैसे रोनाल्डो, मेसी, रोनाल्डिनो टाइप प्लेयर्स, जो कि बड़े बड़े नाम्स होते हैं, उन्होंने कभी सिट टॉकिंग किया नहीं है। सिट टॉकिंग कौन करते हैं? पीके, जिराट पीके हमेशा से करते रहे, हर एक एल क्लासिको से पहले करते रहे हैं। पेपे या फिर दूसरे जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो कि उतना ज़्यादा लाइमलाइट पे नहीं रहते, बट एक स्टार्टिंग 11 में उनका प्लेस है, वो करते रहते हैं हमेशा, बट उनके ऊपर मीडिया हाइप जाता नहीं है उतना ज़्यादा, तो उस चीज़ पे उतना ज़्यादा बात होता नहीं है। सेम बार्सिलोना के प्लेयर्स भी करते थे, माद्रिद के प्लेयर्स भी करते थे, बट इस बार क्या हो गया, जो लाइमलाइट पे रहने वाला प्लेयर है, जिस प्लेयर के ऊपर, लामिन जमाल के ऊपर पूरी मीडिया का सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा लाइमलाइट है लामिन जमाल के ऊपर, इवन एम्बापे से भी ज़्यादा है लाइमलाइट उसके ऊपर, तो उसी बंदे ने सिट टॉकिंग किया था, तो मीडिया ने पकड़ पकड़ के पेलना शुरू कर दिया। और बाकी मैं फैन बेस की बात करूं, इवन सारे फैन बेस कह रहे हैं लामिन जमाल के ऊपर पड़े हैं। देखो, लामिन जमाल के ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है, आप क्रिटिसाइज करो, आपका हक बनता है। आप अगर इस टीम को बुरे वक्त पे सपोर्ट भी करते हो तो आपका हक बनता है, जब ये टीम परफॉर्म ना करे उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आपका बनता है। बट ये सब उसको लेके ही बैठ जाना सही बात नहीं है। लामिन जमाल एक सोलो रीजन नहीं है कि हम एक गेम हार गए। अगर लामिन जमाल सोलो रीजन है तो एक क्लासिको नहीं है। अगर मैड्रिड जीते हारे या फिर बार्सिलोना जीते हारे, उसका मेन एक ही रीजन लामिन जमाल है, उसका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी टीम जीतेगा, कौन सी टीम हारेगा। तो फिर एल क्लासिको में आपकी जो गेम स्टाइल है, आपका जो थिंकिंग है, सब कुछ प्रॉब्लम में है। इसलिए मुझे लगता है हमें थोड़ा डीप सोचना चाहिए। हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, सिर्फ लामिन जमाल एक प्रॉब्लम नहीं था। लामिन जमाल वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम, बट ही वाज नॉट द ओनली प्रॉब्लम जो हमने कल के गेम पे फेस किया है। तो उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। मैं देख रहा हूँ पूरे सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह, यूट्यूब में भी जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, मुझसे भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं रिस्पेक्टफुल्ली, वो बस लामिन जमाल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, टाइटल थंबनेल रख रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, दूसरी चीज़ों के बारे में बात करनी बनती है। लाइमलाइट के चक्कर में ऐसा मत बनो कि बस जिसके वजह से आपको व्यूज आ रहा है उसी के बारे में, उसकी गांड में ही उंगली डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कितने ही बड़े क्रिएटर हो क्यों ना हो। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।